नाज़रीन आदाब, मैं शरी यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया एक बार स्लेटेड रहेगा ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी, आज की सोशल मीडिया के जो फैक्ट और अहम न्यूज़ उनके बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है कि शॉल टोपी कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी सांसद, राज्यसभा में लेट नाइट जी राम जी बिल हुआ पास। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो है कि यूपी से खबर है कि लाठी से जान लेना क्या छोटा गुनाह है, बॉम्ब लिंचिंग में मारे गए अखलाक के परिवार का कोर्ट से सवाल। वहीं आज की जो आखिरी और तीसरी खबर हुई है कि जितना मांझी का वीडियो वायरल, उन्होंने कहा कि मैंने 2700 वोट से हारते उम्मीदवार को डीएम से कहकर जितवाया था। आज निर्वाचन चुनाव आयोग से इस पर पूछा सवाल। अब अगर बात करते हैं सबसे पहले रामजी बिल की, तो विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामजी विधेयक पारित किए जाने के खिलाफ संसद परिसर में बृहस्पतिवार से लेकर आज सुबह तक 12 घंटे का धरना दिया। साथ ही विपक्षी सांसदों ने यह भी ऐलान किया है कि सरकार के इस कदम का संसद में पुरजोर विरोध करने के बाद अब वो सड़कों पर भी उतरेंगे। संसद ने विकसित भारत जी राम जी बिल विधेयक 2025 को मंजूरी दी। पहले दिन में ये विधेयक लोकसभा और देर रात राज्यसभा में पारित किया गया। इसको लेकर के हमने देखा कि कई सारे सांसद इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं कि सागरिका घोष ने इस पर क्या बयान दिया, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। 12 घंटा के लिए धरना दे रहे हैं। हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जनता विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेगा को ख़त्म कर दिया है, महात्मा गांधी को अपमानित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है और देश की जनता को अपमानित किया है, क्योंकि नरेगा जो रूरल वर्कर्स के लिए एक सहारा था उसको ख़त्म कर दिया है। और जिस तरह से सदन को नरेंद्र मोदी सरकार चला रही है और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और हमारा जो संवैधानिक गणतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, समझते नहीं है कि सदन और संसद विपक्ष का मंच होता है। यहाँ विपक्ष काम करता है, यहाँ सरकार आके अपनी बलबूते पर अपने बुलडोज करके लॉज नहीं ला सकती। तो इसके विरुद्ध हम यहाँ धरना दे रहे हैं 12 घंटे। यहाँ 12 इस तरह आपने देखा कि टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जिस तरह से ये पूरी तरह से गरीब विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी और ग्रामीण जो गरीब है उसके खिलाफ विधेयक लाई है और मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया है, ये इस तरह का जो है ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। वहीं इसके बाद हमने देखा कि और सारे जो सांसद उनके बयान आए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधेयक पारित होने को देश के श्रमिक वर्ग के लिए दुखद दिन बताया और मोदी सरकार पर किसान विरोधी और गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये शायद भारत के लोकतंत्र में मजदूरों के लिए सबसे दुखद दिन है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा है कि जब मनरेगा का जब जो है मनरेगा का मसौदा तैयार किया गया था तब 14 महीने तक परामर्श किया गया था। इसे संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था। ये नई योजना राज्यों पर अत्यधिक बोझ डालेगी। इसका परिणाम ये होगा कि ये योजना विफल हो जाएगी, जिसको लेकर के हमने कल भी देखा कि कल पूरे दिन संसद में बहस हुई। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जिसको लेकर के संसद में बहस होनी चाहिए थी, उन पे बहस नहीं हो पाई। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो फिर ये था कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके साथ ही दिल्ली के जो राज्य और वहाँ पे करीब हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, इन सब जगहों पे भी कहीं ना कहीं वो प्रदूषण असर कर रहा है। उसको लेकर के डिबेट होनी थी, उसको लेकर बहस होनी थी, उसको लेकर के उससे किस तरह निपटा जाए उस पर बात होनी थी। लेकिन कल हमने देखा कि संसद में इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं हुई और सारी चर्चा जो है वो जी राम जी बिल पे हो। उसके बाद इसको सर्वसम्मति से, मतलब वहाँ पर जो सत्ता पक्ष थे उसकी तरफ से पास किया गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि विपक्ष जो था वो इस पे हंगामा कर रहा था। उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया आज के लिए। और आज भी उम्मीद यही देखी जा रही है कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में सिर्फ हंगामा होगा। उसके बाद फिर इस संसद का आज जो आखिरी दिन है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से शीतकालीन सत्र संसद का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो जनता के अहम मुद्दे हैं, जिन पे सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त SIR और जो दिल्ली का प्रदूषण है उसको लेकर के, लेकिन उन पर कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये बिल सिर्फ इसलिए लाया गया है
ताकि जो मेन मुद्दे, अहम मुद्दे, उन पर चर्चा ना हो सके। हमने देखा कई लोगों के ऐसे बयान सामने आए जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जी राम जी बिल जो लेकर के आया गया उसमें सबसे अहम चीज़ ये कि 60-40 वाला जो एक इसमें पैसा अपनाया गया है, 60% केंद्र सरकार आपको पैसा देगी और 40% पैसा आप अपनी जेब से देंगे, मतलब राज्य सरकारें अपनी जेब से देंगी। अगर 40% पैसा राज्य सरकारें नहीं दे रही हैं या उनके पास 60% जो पैसा है वो टाइम से नहीं पहुंच रहा है तो शायद ये योजना बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर के विपक्ष कई सारे इल्ज़ाम लगा रहा है। हमने देखा कि इसको लेकर के बीजेपी सांसद के बयान सामने आ रहे। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति कर रहा है, विपक्ष जो है वो उग्र हो गया, विपक्ष कुछ भी कर सकता है। इसको लेकर के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लेकर इसको लेकर एक बयान सामने है। सबसे पहले सुनते हैं उनका बयान का, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। और कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकता। स्पीकर के सामने जो एम्प्लॉय बैठते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के लोग, जो पार्टी के लोग नहीं हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके टेबल पर खड़ा हो जाना, नारा लगाना, और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। कांग्रेसियों के डिक्शनरी में या टीएमसी के डिक्शनरी में, डीएमके के डिक्शनरी में यह है कि बापू हिंसात्मक चीजों के लिए भड़काते थे। और इस कारण से बापू ने जो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, इसका जो पाठ हम लोगों को पढ़ाया है, इस कारण से हमने 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। चाहे वो हैबी हो, चाहे वो ज्योतिमनी हो, चाहे वो सेंथिल हो। और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे कि ये सेशन तो अब आज खत्म ही हो जाएगा, लेकिन अगला आने वाला जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। और ये जिस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बापू के सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए ये वहाँ के कर्मचारियों की हत्या भी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं। तो ये सभी हिंसक हो गए। इनको मानसिक इलाज के लिए जो है कांके या आगरा जहां भी दिखाना हो वहां दिखाना चाहिए। जी, आपने एक अच्छी बात कही है कि प्रिविलेज का आपने नोटिस दिया है, आपने दिया है और फिर आपके पार्टी के सदस्यों ने दिया है, जो 8 लोगों के सांसदों के खिलाफ दिया है लोकसभा में विपक्ष के। जी, मैंने प्रिविलेज का नोटिस दिया है और हम स्पीकर साहब से यही डिमांड करेंगे, प्रिविलेज कमेटी से यही डिमांड करेंगे कि एक तो इनको संसद की कार्रवाई से जो है बजट सेशन तक के लिए बाहर कर दीजिए। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था करिए चुनाव आयोग में कि इस तरह के जो लोग हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि हम आर्म्स लेके तो अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लेके चलते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि ये लोग चुनाव लड़ने के लिए भी दीवार हो जाए। सर, कौन 8 सांसद हैं जिससे आपने सर, कौन से 8 सांसद हैं ये? काफी लोग हैं, हैबी हैं, सेंथिल हैं, ज्योतिमनी है, काफी लोग हैं, और सफी परिम्बल है, 8 लोग। अभी आपने निशिकांत दुबे का बयान सुना, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सांसदों ने जो किया उससे ज़्यादा शर्मनाक लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है। वो स्पीकर के सामने बैठने वाले सचिवालय कर्मचारियों की मेज़ पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। वो हिंसक हो गए। शायद बापू ने ही उन्हें ये सिखाया होगा। शायद कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के डिक्शनरी में ये लिखा हो कि बापू हिंसक गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाते थे। बापू द्वारा सिखाए गए सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के पाठ के अनुरूप हमने 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दायर किया है। हम अध्यक्ष से मांग करते हैं कि ये सत्र आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन आगामी बजट सत्र तक इन सांसदों को सदन की कार्रवाई से दूर रखा जाए। उनकी गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो सचिवालय के कर्मचारियों की हत्या कर सकते हैं या हिंसा कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि निशिकांत दुबे का जो बयान सामने है, उसमें उन्होंने डायरेक्टली एक इल्ज़ाम ये लगाया है कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, डीएमके के हों या टीएमसी के हों,
ये लोग उग्र हो गए और आगे चल के ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के बयान देने से पहले एक बार निशिकांत दुबे को ये भी याद रखना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से इस संसद में किस किस तरह के बयान दिए गए हैं। किसी को कुछ बोला गया है, किसी मुस्लिम सांसद पे एक नॉन मुस्लिम सांसद ने उस तरह की टिप्पणी की, वहाँ पे निशिकांत दुबे कहाँ थे। और दूसरी चीज़ ये भी खड़ी होती है कि जब विपक्ष का ये कहना था कि इस बिल को आप मत लेके आइए क्योंकि इससे ज़्यादा अहम मुद्दे और बाकी सारे पड़े हुए हैं, लेकिन आप इस बिल को लेकर के, इससे पहले हमने देखा कि सबसे ज़्यादा चर्चा 10 घंटे की उस पर हुई थी वंदे मातरम पे, उसके बाद फिर आप ये बिल लेकर के आ गए। देश के प्रधानमंत्री ओमान में आज वापस आ गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या थी। इन सब चीज़ों के लिए आप जिस तरह से बिल लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद आपको पता था कि अपोजिशन जो है इस पर आवाज़ उठाएगा, इस पर जो है वहाँ पर हंगामा होगा, फिर भी आप इस बिल को लेकर के, उसके बाद फिर हमने कल देखा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। कल दिन में जो है क्या बोलते हैं वहाँ पे ये बिल पास किया गया लोकसभा में, रात में लेट नाइट ये बिल जो है राज्यसभा में पास किया गया। उसके बाद हमने देखा कि सांसदों ने रात भर 12 घंटे का वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, बैठ करके कंबल लेकर के बैठे रहे वो लोग। और उसके बाद जो बयान सामने उसमें यही था कि इस बिल को लेकर के आना, देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कहीं ना कहीं जो ये क्या बोलते हैं मनरेगा उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उसको लेकर के ये भी कहा गया है कि जो बीजेपी ही आरएसएस जो है उसको गांधी जी के नाम से इतनी ज़्यादा क्या बोलते परेशानी है, जिसकी वजह से इस बिल को लाया गया। इस बिल में हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का एक बयान सामने आया जिस पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी कहीं पर भी अगर फंस रही होती है तो राम को सामने ले आती, राम के क्या बोलते पीछे खड़े होकर कोई सारे काम करते हो। इस तरह के बयानात, इस तरह की चीज़ें देश में चल रही हो। देश में इस वक्त बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी पे बात नहीं हुई। संसद का इतने दिन सेशन चला, आप ये देखिए कि लोगों की वोट से आप जो है संसद में जाके बैठे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों के टैक्स से आप संसद में जो कार्रवाई होती है उसमें कितना लोगों का टैक्स खर्च होता है, ये सब आवाम का ही पैसा है। और वहाँ पे भी अगर आवाम की बात नहीं होती है तो कहीं ना कहीं किसी दिन अगर आवाम को समझ में आ गई ये चीज़ें तो आप वहाँ पे नहीं होंगे जहाँ पे आप हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से परे अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी हमेशा से एक सबसे बड़ा उसका ये रहता है कि कुछ भी हो जाए, सब सारा दोष जो है वो अपोजिशन पे ही मढ़ा जाएगा। अभी हमने जिस तरह देखा कि नीतीश कुमार ने एक जो क्या बोलते हैं महिला डॉक्टर जो अपना नियुक्ति पत्र लेने आई थी उनका नकाब खींचने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि कई सारे वीडियो सामने आए, जिसमें एक वीडियो ये भी सामने आया जहाँ पे जो कांग्रेस के उस वक्त मुख्यमंत्री थे राजस्थान के अशोक गहलोत, वो एक महिला का घूंघट उठा रहे थे। क्यों उठा रहे थे इसके बारे में अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि नीतीश कुमार ने जो नकाब खींचा था उसको लेकर के काफ़ी सारे बयान सामने आ रहे हैं। यूपी के एक मंत्री का बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि नकाब ही तो हटाया था और कहीं हाथ लगा देते तो पता नहीं क्या हो जाता। इस तरह के बयान सामने आते हैं। उसके बाद अगले दिन वो इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हमारी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो कहीं पे नज़र नहीं आएगा कि ये उस मेंटेलिटी से बोल रहे हैं। अगर इस तरह के लोग जो कि हमारे लीडर बन के बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर देश में क्या होगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि देश में बहुत सारे लोगों के बयान सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग नकाब नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोग नकाब लगाते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही। कल हमने देखा कि इस पे जो कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े लेखक हैं जावेद अख्तर, उनका बयान सामने आता है। उन्होंने ये कहा कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो मेरा ये कहना है कि मैं पर्दे के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अगर कोई उस चीज़ को कर रहा है जो कि उसकी अपनी वो है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसको इस तरह से नहीं हटाना चाहिए। इससे एक चीज़ और सामने आती है कि शायद उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो लोग इस देश में पर्दे के ख़िलाफ़ चीज़ें करते हैं। लेकिन अभी हमने वही देखा था कि जब दिल्ली में हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे कुछ लोग हिजाब के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने आए थे जो कि खुद घूंघट ओढ़े हुए थे। और अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह की आबो हवा है, वहाँ पर हर इंसान अपना मुँह ढक के चल रहा है। तो फिर अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ नकाब की तो फिर कई सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा नहीं हुई, जिन पे जो है चर्चा होनी चाहिए थी। संसद के सेशन में आज ये सेशन ख़त्म हो रहा है और सेशन को ख़त्म होने के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और जनता से कहना चाहिए कि हम आपके मुद्दों को नहीं उठा पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका समाधान के लिए कुछ भी नहीं है। देश में इतनी बेरोज़गारी है, देश में अभी हमने कल देखा कि 20 लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जा चुके हैं 8-9 साल में।
20 लाख से ज़्यादा लोग अगर हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ के जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं वाकई मोदी सरकार के लिए एक विफलता है, जो कि 2014 में जब देश में चुनाव हो रहे थे उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि हम इस तरह का भारत बनाने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे विदेश जो लोग चले गए हैं वो लोग हिंदुस्तान आकर के काम करेंगे, हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि किस तरह से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, इस देश में कुछ ऐसी चीज़ें चली हैं जहाँ से देश के नागरिक जो हैं हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ करके दूसरी जगह जाके बसे। और वहीं जब देश के प्रधानमंत्री कहीं और जाते हैं, किसी और देश में जाते हैं, तो वहाँ पे वही लोग उनका स्वागत कर रहे होते जो कि यहाँ से जाके बसे हैं। वहीं अगर आज की दूसरी खबर की बात करें तो एक 2015 में नोएडा के दादरी में हुई मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग केस में आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम पर कोर्ट 23 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये तारीख तय की है। वहीं आपको बता दें कि अखलाक के घर बीफ रखा होने की अफवाह होने के बाद बिसाड़ा में भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया था और लाठी डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस स्टेशन इलाके में अखलाक की लिंचिंग के सिलसिले में सभी आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के लिए कोर्ट से इजाज़त मांगी। ये मामला 10 साल पहले हुआ था और इसने पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया था। हिसाब से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो इस केस को वापस लेने की बात कह रही है। इससे पहले भी हमने एक घटना देखी थी जहाँ पे बिल्किस बानो केस में ऐसा कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से गुजरात चुनाव के मद्देनज़र इस तरह की चीज़ की गई थी कि बिल्किस बानो को जितने भी आरोपी थे उनको बरी किया गया था और उसके बाद वहाँ पे फूल और माला से और मिठाइयाँ बांट के उनका स्वागत किया गया था। लेकिन जब फिर याचिका डाली गई तो फिर जो लोग बाहर हुए थे उनको ढूंढने के लिए पुलिस लगी रही, लेकिन उनमें से कई लोग नहीं मिल पाए, कई लोग गायब रहे। इस तरह की चीज़ें अगर देश में कोई भी सरकार करती है, अगर जो है इस किसी को मार देना, किसी के साथ कुछ कर देना, इस तरह की चीज़ें अगर होती है, उसके बाद सरकार इसमें इंटरफेयर करती है, उनको बचाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान में एक तबके को परेशान करने के लिए कितने सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सरकार के इस कदम के खिलाफ जो परिजन हैं उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या डंडों से की गई हत्या कोई छोटा अपराध है। ये मामला गुरुवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की कोर्ट में आया था, जहाँ केस वापस लेने की अर्जी पर सुनवाई हुई। अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी ने कहा है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों से 23 दिसंबर को अपने विचार पेश करने को कहा है। सैफी ने आगे बताया कि कोर्ट ने केस वापस लेने की अर्जी पर दलीलें सुनने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की। दोनों पक्षों को उस तारीख को अपनी बात रखने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट जाने का फैसला 26 अगस्त 2025 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के जस्टिस सेशन 5 क्रिमिनल की ओर से जो है एक जारी सरकारी आदेश के बाद लिया गया था। अब ये भी देखना है हमें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक और घटना हुई थी जहाँ पे जिसके हाथ में बंदूक पाई गई थी उससे जो है क्या बोलते हैं उसे फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके साथ 9 लोग और थे जिसको 9 लोगों का नाम उस पर लिखा हुआ था जिनको जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई। एक तरफ आप ये करते हैं कि अगर किसी विशेष समुदाय की किसी के पास ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं या वहाँ पे कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद आप उसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। वहीं दूसरी चीज़ आप ये करते हैं कि कहीं पे अगर कोई नॉन मुस्लिम किसी चीज़ में फंसा होता है तो उसको बचाने की हर संभव कोशिश की जाती है। यही चीज़ें हमने गुजरात में देखी, यही चीज़ें हमने उत्तर प्रदेश में देखी। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी एक केस हुआ था जहाँ पे कुछ लोगों ने एक महिला के साथ रेप किया था, वो बीजेपी IT सेल के थे, उन सबको बरी कर दिया गया था। तो एक तरफ देश की जनता को ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से लोगों को, सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही, लेकिन उसके बाद भी देश की जनता इन सब चीज़ों से अवगत नहीं है। देश की जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 GB डेटा के लिए इस देश में या फिर 10,000 रुपये के लिए देश की जो सरकार है इस वक्त, अगर हम बात करें बिहार की सरकार है या फिर केंद्र सरकार को वोट कर रही है। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए भी अगर युवा जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं तो उनसे एक सवाल ये है कि आपको रोज़गार जो है कब मिलेगा या फिर आप किस बेस पे इस वक्त जो देश की सरकार है उसको वोट कर रहे हैं। वहीं अगर आखिरी खबर की तरफ चलते हुए ये कि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है। इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि 2020 में
2700 वोट से हार रहे उम्मीदवार को डीएम से कहकर जितवा दिया था। इस बार 1600 वोट से हारे, लेकिन हमें बताया नहीं। उन्होंने कहा कि उस समय के जिलाधिकारी का भी जिक्र किया है जो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थ बताए जा रहे हैं। सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में दिए गए इस बयान के बाद अब चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर बहस तेज हो गई है। दूसरी ओर जीतनराम मांझी ने वायरल हो रहे वीडियो में छेड़छाड़ की बात कही है। मिली जानकारी के मुताबिक गया जिले के मोहनपुर प्रखंड में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए उस वक्त ये बातें कही थी। सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी हमने देखा कि बिहार में चुनाव हुए, उससे पहले विपक्ष ने इल्ज़ाम लगाए थे कि चुनाव में छेड़छाड़ की जा रही है, चुनाव बिल्कुल भी जो कि उसकी प्रक्रिया होती है सही से नहीं कराया जा रहा। उसी बीच अगर जीतनराम मांझी का बयान सामने आया तो इसको लेकर के हमने देखा कि आरजेडी ने भी इस पर बयान दिया है। सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर एक केंद्रीय मंत्री है वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये बिल्कुल भी इस पर सुनवाई होनी चाहिए और उस कैंडिडेट को जिसको उन्होंने 2700 वोट से हार रहा था उसको जितवाया था, तो उस कैंडिडेट पे भी, इन पे भी और जो उस वक्त के डीएम थे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप बीजेपी के शरणों में हैं तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगेगा। ये आज की बात नहीं है, हमने 2014 से अब तक कई बार देखा। सबसे पहले हम सुनते हैं मांझी का बयान, उसके बाद हम आगे इस पर बात करेंगे। अगर हमरा वो कहतन रहा जैसे एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन रहा जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। अभी आपने मांझी का बयान सुना। मांझी इसमें बात करते नजर आ रहे हैं कि 2020 में एक विधायक का चुनाव लड़ रहे थे जिसमें वो 2700 वोट से हार रहे थे, 2600-2700 वोट से हार रहे थे, जिसमें उन्होंने डीएम से बात करके उन्हें जिताया। तो इस हिसाब से अगर विपक्ष ये इल्ज़ाम लगाता है कि वोट चोरी हो रही है, उस पर फिर केंद्र सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन बयान देता है कि ये झूठ है। लेकिन जब आप ही के गठबंधन के लोग इस तरह के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं आप पे तलवार उठनी लाजमी है, क्योंकि सबसे अहम ये कि अभी हमने देखा राहुल गांधी या फिर विपक्ष के कई और ऐसे लीडर्स हैं जो कि वोट चोरी को लेकर के अपनी बात को मुखर तरीके से रख रहे हैं। इसको लेकर के कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये कि क्या इस बयान पे चुनाव आयोग कोई अपनी सफाई देगा, क्योंकि बाद में फिर जो मांझी उनकी तरफ से कहा गया है कि इस वीडियो में छेड़छाड़ की गई, हमारा वीडियो इस तरह का नहीं था। तो आजकल एक सबसे बड़ा चलन ये चल गया है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती जहाँ पे आप पकड़े जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई थी, ये हमारा कहने का मतलब नहीं था। नीतीश कुमार ने अगर किसी का नकाब हटाने की कोशिश की तो ये बोला गया कि वो स्नेहपूर्वक कर रहे थे, मतलब वो प्यार दिखाने के लिए कर रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से वो हटा रहे थे वो बिल्कुल नज़र आ रहा था कि फोर्सफुली नकाब हटाने की कोशिश की जा रही। तो बीजेपी अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन अगर वही कोई और इस चीज़ को कर देता है तो उसके लिए पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है। हर जगह से इस तरह के बयान सामने आते हैं कि उसके खिलाफ ये होना चाहिए, उसके खिलाफ वो होना चाहिए। ये भी चीज़ें सामने आ रही कि बिहार में जो चुनाव हुए थे उसमें बड़ी अच्छी तरीके से धांधली हुई, इस तरह की भी बातें सामने आई। लेकिन जिस हिसाब से मांझी का जो बयान सामने आया उससे ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि हाँ कुछ न कुछ हुआ था, इसी वजह से कोई बोलता है। जहाँ यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का ये बयान राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। आरजेडी ने भी इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। आरजेडी ने जीतनराम मांझी के इस वीडियो को शेयर करते हुए एक लंबे कैप्शन में लिखा है कि भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी हैं, जो खुले मन से चुनाव नतीजों में
हेरा फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। आरजेडी ने यह भी लिखा है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकरी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहरा पाने का अफसोस जता रहे हैं। अब कहाँ है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? आरजेडी ने यह भी लिखा है कि तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। दूसरी ओर वायरल वीडियो पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर के गया जिला अध्यक्ष नारायण मांझी ने कहा है कि इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये हमें बताया गया है, पर हमने कभी कुछ सुना नहीं है, सुनने के बाद ही कुछ बोल सकेंगे। जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, विपक्ष इल्ज़ामात लगा रहा है कि चुनाव में कोई धांधली हुई है, चुनाव में जो है क्या बोलते हैं हेरा फेरी की गई थी। उसके बाद अगर इस तरह के वीडियो किसी भी केंद्रीय मंत्री के सामने आते हैं, जो कि बिहार में एनडीए का एक अहम दल है, जो गठबंधन का अहम दल है, उसके बयान सामने आता है, उसके शीर्ष नेता का बयान सामने आता है, तो वाकई इसमें चुनाव आयोग को अपनी तरफ से कोई सफाई देनी चाहिए, बीजेपी के लीडर्स को अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए, या फिर उन तीनों पे कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, या फिर उस वक्त के वो डीएम हो, या फिर वो जो चुनाव जीते थे विधायक, उन पे भी इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इस बार हालांकि वो हार गए, ऐसा खुद ही वीडियो में बताया जा रहा है कि इस बार 1600 वोट से वो हार गए। अगर हमें बताया होता तो शायद हम दोबारा से उन्हें जिता देते। तो ये सारी चीज़ें एक और इशारा करती हैं कि जिस हिसाब से विपक्ष इल्ज़ामात लगाता है कि चुनाव में हेरफेर होती है, चुनाव में वोट चोरी होती है, तो जिस हिसाब से राहुल गांधी अपने बयान देते हैं, हमने देखा कि जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो SIR पर चर्चा होनी थी, दिल्ली के पॉल्यूशन पर चर्चा होनी थी, और भी कई अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी। लेकिन ये भी देखा गया कि ना तो SIR पर चर्चा हुई, ना पॉल्यूशन पर चर्चा हुई, सारी चर्चा वंदे मातरम और फिर बाद में राम जी राम बिल पे होके ख़त्म हो गई। और आज आखिरी दिन है, आज भी ये सेशन चलने की उम्मीद नहीं, ये सेशन आज भी इसी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। और जनता का जो पैसा जिससे आप वहाँ पे बैठ के बात करते हैं, वो सारा पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। तो जिस दिन जनता को समझ में आ गया उस दिन आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये भी देखते हैं कि कई बार सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर इल्ज़ामात लगाता कि वो हमें बात करने नहीं देते, वो कोई बिल जो है पास होने नहीं देते हैं, वो अहम मुद्दों पे बात करने नहीं देते। लेकिन इस बार भी और इससे पहले भी कई बार संसद में देखा गया है कि जिन अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, उन मुद्दों को लेकर के सरकार बिल्कुल भी चर्चा करने के मूड में नहीं थी। सरकार उन मुद्दों पर चर्चा करने के मूड में थी जो मुद्दे वो खुद लेकर के आए, जिससे कहीं ना कहीं चीज़ें जो है चेंज हों और लोगों के जहन में एक ऐसी चीज़ जाए कि यहाँ पे जो विपक्ष है वो जो है सत्ता पक्ष को बात नहीं करने दे रहा, क्योंकि विपक्ष के पास इस तरह की चीज़ें नहीं है कि वो हर चीज़ आपको बिल्कुल प्योरली बता सके। लेकिन सत्ता पक्ष के पास चीज़ें हैं, सत्ता पक्ष के पास कई सारे ऐसे मीडिया सेल्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि विदेशों में जा करके सत्ता की दुहाई देते हैं और सत्ता के इस वक्त जो हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अभी हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का जो प्लेन था वो डिले हो गया। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े फुटबॉलर आए हुए थे जिनका प्लेन डिले हुआ। हमने ये भी देखा कि जो इंडिया और क्या बोल साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में मैच था वो नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे AQI बहुत ज़्यादा था, 400 कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये बयान देती कि आप किसी भी प्राइवेट AQI जो कि ये क्या बोलते हैं डेटा जारी करते हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे। तो इस तरह की बातें करना, इस तरह की चीज़ें करना, इससे जनता एक दिन आपसे कहीं ना कहीं परेशान होगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो अहम मुद्दे हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं बेरोज़गारी का मुद्दा अहम है, हम बात करते हैं कि पॉल्यूशन का मुद्दा अहम है, शिक्षा का मुद्दा अहम है। और जो लोग हिंदुस्तान से बाहर चले गए, अभी हमने आपको बताया कि 20 लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान छोड़ करके दूसरे देशों की उन्होंने नागरिकता ली, तो उन पर बात करनी चाहिए, उन पर भी विदेश मंत्रालय को बयान देना चाहिए। हमारे गृह मंत्री जब बयान देते हैं कोई भी, तो उसमें साफ चीज़ें नज़र आती हैं कि किसे टारगेट कर रहे हैं, या तो विपक्ष को टारगेट करते हैं या फिर वो इस देश के मुसलमानों को टारगेट करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हमने देखा कि NRC का बिल आ रहा था उसमें उन्होंने सबका जिक्र किया, लेकिन मुसलमानों का कहीं जिक्र नहीं किया। तो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या देश की जो इस वक्त की केंद्र सरकार है वो मुसलमानों से परेशान है, या फिर मुसलमानों को वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मानती नहीं। क्योंकि सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से RSS की चीज़ों को इस वक्त हिंदुस्तान में हर जगह पॉपुलर किया जा रहा है। अभी हमने देखा कि क्या बोलते केरला के तिरुवनंतपुरम में जो लोग क्या बोलते उसके लिए क्रिसमस के लिए गाना गा रहे थे, उनको आकर के धमकाया गया और ये बोला गया कि आप लोग इसके लिए जो गाना गा रहे हैं उसके बाद RSS का गीत गाए।
गीत गाएंगे। तो हमने देखा कल इसको लेकर के संसद के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें जो कांग्रेस के सचिव उन्होंने बयान दिया था कि भाई आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिख हों या फिर क्रिश्चियन हो या फिर मुसलमान हो, सबको परेशान किया जा रहा है। कोई भी अपना धार्मिक कोई भी पर्व है वो ढंग से नहीं मना सकता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं वो डंडा लेके खड़े रहते हैं और वो जो है इन सब चीज़ों को बोलने से पहले कहते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं उनको भी आप लोग अपनाएं जाए। तो किसी भी तरह से डंडा लेकर के कोई भी चीज़ कोई नहीं अपना सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री को ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए, इस देश की जो सरकार है उसको सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। और फिर अभी जो ये आज थोड़ा सा वक्त बचा है संसद के सेशन का, इसमें शायद पॉल्यूशन पर चर्चा हो जाए या शायद उन मुद्दों पर चर्चा हो जाए जो मुद्दे इस देश की आवाम के लिए काफ़ी अहम है। लेकिन हमें उम्मीद कम है कि आज इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी, क्योंकि राम जी राम बिल को लेकर के सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है कि हम इसको जो है जल्दी से अप्लाई करेंगे, लोगों के बीच लेके जाएंगे। लेकिन वहीं विपक्ष का ये कहना है कि अगर राम जी राम बिल को आप लेकर के जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। आप जो 60-40 का लेकर के आ रहे हैं वो 60-40 ना करिए, आप नाम वही रखिए, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को देश के जो क्या बोलते हैं, देश के पिता हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है नफरत है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े ना। अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त है। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। खुदा